हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे आज इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का हमारा सेशन स्टार्ट होता है इससे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या? ठीक है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है कि इंट्रैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंट्रैक्शन को ही हम इकोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, लाइक वाटर, एयर, सॉइल, लाइट। ये सब क्या है? ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंट्रैक्शन को हम बोल देते हैं इकोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं इकोलॉजी के। हमारे पास 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम बोल देते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोलॉजी के अंदर है वो 4 हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। दैट इज़ द 4 बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन द इकोलॉजी। तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अगेन हमारे पास इकोलॉजी की टर्म थी। इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी का मैंने पीछे डिस्कस कर लिया। तो बेसिक हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हमने काफ़ी सारे लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, कहते हैं को सर्वाइवल एंड द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ बायोस्फीयर की कह सकते हो। ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एंड सर्वाइवल यूनिट प्रेजेंट है उसको ही ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये यूनिट सिलेक्टेड की गई है बाय द नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। ओके, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, ग्रुप ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद बात करते हैं अगली हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? हमारी जितनी भी पॉपुलेशंस है, डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। यहाँ कम्युनिटी में वो क्या करती हैं? आपस में रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकती हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी का काम, कम्युनिटी का हम टर्म को डिफाइन करेंगे तो क्या है? दैट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशंस या अमॉन्ग द पॉपुलेशंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इकोसिस्टम। क्योंकि ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से हमारी पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से हमारा पूरा इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी आती है। तो इकोसिस्टम क्या है? दैट इज़ द कंप्लीट साइक्लिक या न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट या साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। क्लियर? लिविंग और नॉन लिविंग से के बीच में न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करना, एनर्जी का फ्लो होना, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, एंड फाइनली बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स दैट इज़ द ग्लोबल प्रोसेस दे कंप्लीट contain complete living and non-living organism. Okay, that is the basic interactions in biosphere. They include all the gases enveloped around the earth, like atmosphere, hydrosphere, lithosphere. They also contain biosphere. That is the global process. Okay, तो ये बेसिक हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताते हैं कि इकोलॉजी में हम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशंस बनेगी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। या कह सकते हैं इकोसिस्टम किसके अंडर आएगा? बायोस्फीयर के अंडर आएगा। ओके, बात करते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ अडेप्टेशंस। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, सर्वाइव करना, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी।
ओके, तो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करना और अडेप्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जैसे कि हमारे पास यहाँ शो आउट किए कुछ एग्जांपल्स, जैसे पोलर बियर है, काफ़ी पोलर रीजन में सर्वाइव कर रहा है, काफ़ी जो एरिया है यहाँ का जो टेम्परेचर होगा काफ़ी माइनस में होता है। जैसे कैमल है, कैमल का एग्जांपल है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अलग है, काफ़ी हॉट स्प्रिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो प्लांट्स दिए हुए हैं ये डिफरेंट एरियाज़ हो गए, दैट इज़ डिफरेंट एरियाज़ एंड दैट इज़ ऑल डिफरेंट एरियाज़, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह की इन्वायरमेंट की, इस तरह की अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजनल, हमारी जो अर्थ के रोटेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एनुअल वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर्स की, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, अर्थ की रोटेशंस की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर की वेरिएशंस आती हैं जिसकी वजह से सीजन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। हमारा जैसे कि हमारे काफ़ी सारे जो बायोम्स है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा, ये सारे जो वेरिएशंस है ये किस वजह से बनते हैं, ये बनते हैं किसकी वजह से, वेरिएशंस एंड प्रेसिपिटेशंस। जो अलग अलग बायोम्स हमें नज़र आते हैं अर्थ पे, रेनी एंड स्नो, इन पे क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे कुछ डेजर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे रेन कम होते हैं, कुछ रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेन ज़्यादा होती हैं, कुछ हमारे मीडियम वाले होते हैं, टुंड्रा बोल देते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक रीजन्स विच फाउंड बाय द टेम्परेचर वेरिएशंस अकर इन दिस रीजन्स। रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन द बायोम्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। और इसी रीजनल और लोकल वेरिएशंस आने की वजह, टेम्परेचर्स में वेरिएशंस आने की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट हमारी अर्थ पे जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट जनरेट होना, रेन फॉरेस्ट जनरेट होना, टुंड्रा एरियाज जनरेट होना, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जो अपने आप में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशंस के बेसिस पे अपने आप को डिफरेंस कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास एक बायोम्स को डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, आपके ग्राफ कह सकते हो, या कह सकते हो कि हमारे पास एक अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेशंस एंड टेम्परेचर्स के बेसिस पे हमने कुछ एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यदि देखें तो इस ग्राफ में हम क्या देख लेते हैं, ग्राफ के बेसिस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फर्स्ट हमारा रीजन है आर्टिक और एल्पाइन टुंड्रा, ये वो रीजन होता है जहाँ पे प्रेसिपिटेशंस की बात करें तो प्रेसिपिटेशंस का जो हाईएस्ट लेवल है वो यहाँ से आता है, और टेम्परेचर का जो ये दैट इज़ बेसिक रीजन्स, ये ग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास इस एरियाज़ के अंदर कितना टेम्परेचर का रेंज क्या होता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे 0 में, इसमें तो जब मोस्टली माइनस में ही हमारा टेम्परेचर रहता है और प्रेसिपिटेशन 100 के आसपास रहता है, 100 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। यदि हम बात करें डेजर्ट की, डेजर्ट में हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 22 के आसपास रहेगा, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो 50 से काफ़ी कम होता है, 50 टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है। ओके, तो ये बेसिक एक डायग्रामेटिकल व्यू दे रखा है, अलग अलग जोन्स, अलग अलग बायोम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, उनके कॉनिफर्स, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे बेसिक फंडा हैं, बेसिक्स बायोमास है, बायोम्स दिए हुए हैं जिनका हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर्स और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे उनको अलग अलग शो आउट किया हुआ, या कह सकते हो कि ये जो बायोम्स बने हैं अर्थ पे, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बने हुए हैं। ओके, तो ये जस्ट एक ग्राफ है, इसके थ्रू हम इसमें टेम्परेचर सबके मेज़र कर सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर फॉरेस्ट रीजन के अंदर क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ इसमें रीजन्स बताएं, हैबिटेट बताएं, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट। हार्श वर्ड का मतलब क्या होता है, हार्श का मतलब है, हार्श वर्ड का मतलब होता है जिसमें तीनों कंडीशंस आती हैं। टेम्परेट रीजन्स कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है, सोल्टी रीजन्स भी आ गया, और मैथेनोजन रीजन्स भी आ गया, मीथेन्स प्रोड्यूसिंग रीजन्स भी। तो याद रखना, हार्शी हैबिटेट वो हैबिटेट होते हैं जिनके अंदर अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं, हाई टेम्परेचर रीजन्स,
सॉल्टी रीजन्स जिसको सेलाइन रीजन बोलते हैं, और यहाँ पे मैथनोजन रीजन्स, ये सब हार्शी हैबिटेट में आते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स एक्सट्रीम और हार्शी हैबिटेट में कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, जैसे कि राजस्थान डेजर्ट, रेन सॉक मेघालय फॉरेस्ट। क्लियर? ये कुछ एग्जांपल याद रखना सभी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लाइफ एग्जिस्टिंग को शो करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास इन हैबिटेट के, राजस्थान डेजर्ट हो गया, रेन सॉक मेघालय फॉरेस्ट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, डीप ओशियन ट्रेंचेस हो गए, और टोरेंशियल स्ट्रीम हो गए। ये सारे वो रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन कह सकते हैं, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेन्स वेरी लेस। क्लियर? सर्वाइवेशन चांस काफ़ी कम होते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। ठीक है, इकोसिस्टम में टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ध्यान से समझ रहे हैं बायोटिक क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बात करते हैं पहले इसमें एबायोटिक कंपोनेंट की, इसको हम फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब चार हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं किसके अंदर? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स, इनको बोला जाता है लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें हमारे पास पैथोजन्स, पैरासाइट्स, प्रेडेटर, कंपटीटर्स, ठीक है, और काफ़ी सारे आते हैं। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशंस हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक है, प्रेडिक्शन हो गया, ये सब किस में आते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। दैट इज़ द लिविंग कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से हमारे पास इन्हीं कंपोनेंट की वजह से हैबिटेट में क्या आता है? वेरिएशंस नज़र आती हैं हमें। क्लियर? एक सिंपल सा वर्ड यूज होता है निक। निक क्या है? निक वो प्लेस होगा जिस प्लेस में ऑर्गेनिज्म रह रहा है और अपने डिस्टिंक्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यदि एनवायरनमेंट के किसी भी एरिया में रह रहा है और वहाँ पे अपने अपने रोल, अपने फंक्शंस प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड निक। ये एक टाइप का हैबिटेट ही क्या हो गया? हैबिटेट है, यहाँ पे रहता भी है और बायोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रोल्स एंड पोजीशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड निक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉलरेट करते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं और उस कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, टॉलरेंट कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है निक। तो इसमें पहले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर हुए। बायोटिक कंपोनेंट हमारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। और निक आपको क्लियर हो गया, निक वो हैबिटेट होगा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो प्लेस जहाँ पे वो रहेगा, और साथ में और कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या बायोलॉजिकल फंक्शंस या रोल्स वहाँ पे प्ले करेगा। ओके, बात करते हैं, पहले पढ़ेंगे हम एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। एबायोटिक में हमें चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में, वाटर, लाइट्स एंड सॉइल। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक 4 कंपोनेंट्स, दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या हम पढ़ क्या रहे हैं? इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग का इंट्रैक्शंस हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉन लिविंग के बारे में। तो नॉन लिविंग में हमारा आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम पहला पढ़ेंगे टेम्परेचर। फर्स्ट इज टेम्परेचर, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवेलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि ये टेम्परेचर ही हमारे जो है बायोम्स को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर लैंड्स होते हैं ये सीजनली वेरी करते हैं, मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती अर्थ पे, ये चेंज होती रहती हैं सीजनल वाइज। ठीक है, इट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। और ये जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं ये घट जाती हैं जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है पोल पे आने के बाद जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो काफ़ी कम होती है। मीन्स टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी कम होता है, माइनस में भी होता है, इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप। और ये चेंज कैसे होती रहती है? इक्वेटर से पोल की तरफ और प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में इनकी कंडीशन चेंज होती रहती हैं। ठीक है,
तो याद रखना हमेशा जो टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर कंडीशंस एक्वेटर टू पोल और प्लेन टू माउंटेन एरियाज़, इनमें वेरी करेंगी, इसमें चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे जो रेंजेस होती हैं टेम्परेचर की वो 0 से स्टार्ट होती है और 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, क्लियर। 0 डिग्री या -0 जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो पोलर एरियाज़ में मिलेंगे या हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे और जो 50 या 50 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में, दैट इज़ द डेजर्ट एरिया टेम्परेचर्स कंडीशंस। एंड 0 से कम कंडीशंस जो मिलेंगी आपको वो पोलर रीजन पे मिलेंगी या हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे मिलेंगी, ओके ओके। और इसके बाद बात करते हैं जो एवरेज टेम्परेचर है थर्मल स्प्रिंग और डीप सा हाइपोथर्मल वेंट एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ एवरेज टेम्परेचर हमने देखे गए हैं जैसे थर्मल स्प्रिंग के अंदर या डीप सा हाइपोथर्मल वेंट के अंदर जो एक्सीड टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जो यहाँ कर देखा गया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ द बेसिक टेम्परेचर कंडीशंस। तो टेम्परेचर पे सबसे बड़ा रोल यही होता है, टेम्परेचर्स के बेसिस पे ही हमारा क्या होता है, हमारे बायोम्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो टेम्परेचर्स है वो वेरी करता है पोल टू एक्वेटर या कह सकते हैं एक्वेटर टू पोल और प्लेन टू माउंटेन, क्लियर। एक्वेटर टू पोल और प्लेन टू माउंटेन टेम्परेचर रेंज याद रखना 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है या इससे कम मिल जाएगा आपको। सब 0 या इससे कम डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मिलेगा आपको पोलर एरिया मिलेगा या हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा। और यदि बात करें 50 डिग्री या इससे ज़्यादा का जो टेम्परेचर मिलेगा आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज़ के अंदर, ओके। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के। जो टेम्परेचर के बेसिस पे जो मैंगोज ट्रीज़ हैं वो टेम्परेटेड कंट्रीज़ के अंदर ग्रो नहीं कर सकती, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वो ग्रो नहीं करती, जैसे कनाडा के अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रो नहीं करती, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी टेम्परेट कंडीशंस होती हैं, क्लियर। देयर इज़ नो स्नो लेपर्ड्स इन द केरल फॉरेस्ट। केरला फॉरेस्ट के अंदर स्नो लेपर्ड नहीं मिलेंगे आपको। स्नो लेपर्ड्स वहाँ मिलेंगे जहाँ पे स्नो ज़्यादा मिलेगी आपको। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक जो स्पीसीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ही अडेप्ट कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्पीसीज़ हाई टेम्परेचर में रहने वाली होगी वो तो माइनस टेम्परेचर में नहीं रह पाएगी। एक टूना फिशेज़ है जो कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, वो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड इन द ओशियन, ओशियन के ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड पे कम रेयर मिलती है, काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है, पाई जाती है उसके आसपास, ठीक है। कुछ फिशेज़ की बात करें। और ये ध्यान रखना टेम्परेचर का जो काफ़ी ज़्यादा रोल हमारी एंजाइम एक्टिविटीज़ पे भी पड़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे पड़ता है और फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जितने भी बायोम्स बने हैं वो टेम्परेचर के बेसिस पे बने हैं, क्लियर। और टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करेगा और उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करेगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। टेम्परेचर टॉलरेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, यूरोथर्मल और स्टेनोथर्मल। ध्यान से समझना। यूरोथर्मल की बात करें तो यूरोथर्मल्स वो एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में सर्वाइव करते हैं। वाइल्ड रेंज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव करेंगे। और स्टेनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, कम टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, यूरोथर्मल्स एंड स्टेनोथर्मल्स। याद रखना, यूरोथर्मल हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म और स्टेनोथर्मल लो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म, ओके। बात करते हैं सेकंड एबायोटिक फैक्टर्स की। सेकंड एबायोटिक फैक्टर्स है हमारा वाटर। टेम्परेचर में हमने डिस्कस किया, काफ़ी सिंपलेस्ट फैक्टर है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कराए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं वाटर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स है, क्लियर है।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। देखो देखो, जैसे डेजर्ट ऑर्गेनिज्म है, पता है डेजर्ट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। डेजर्ट ऑर्गेनिज्म लिमिटेड वाटर के अंदर ही अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे एरिया में अडेप्ट कर पाते हैं जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा कम होती है, कम हो पानी होगा, तो लिमिटेड वाटर कैपेसिटी होती है इस तरह के एनिमल्स की। क्लियर। इनकी प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना। वाटर के ऊपर ही हमारी प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट डिपेंड करेगा। क्लियर। तो वाटर इसलिए हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है। क्लियर। तो इसमें 2 ही पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स अपना थोड़ा क्लियर कर लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यदि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में भी हमारे पास वाटर क्वालिटी अलग अलग होती है, ठीक है। वाटर क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पीएच के बेसिस पे एंड केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, इस पर वाटर क्वालिटी डिपेंड करेगी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर तरह के जो एरिया में वो वाटर है, वाटर की कंपोजिशन में अलग डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे मिनरल्स न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन में डिफरेंस आता है, और वहाँ पे पीएच की कंडीशंस में भी डिफरेंस आता है। कहीं पे वाटर एसिडिक हो जाता है, कहीं पे बेसिक कंडीशंस आ जाती हैं। ओके। वाटर में एक और कंडीशंस आती है सॉल्ट कंडीशंस। सॉल्ट कंसनट्रेशंस की बात करें तो सॉल्ट कंसनट्रेशन पे भी वाटर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो सॉल्ट कंडीशन पे याद रखना, यदि हमारे पास सॉल्ट की जो कंडीशंस है ये पार्ट्स पर 1000 में मेंशन की जाती है। यदि 5 से ज़्यादा है तो सॉल्ट की कंडीशंस तो वो आइसलैंड वाटर का मिलेगा, 30 से 35 सी वाटर के अंदर होता है, और 100 से अबव होता है हाइपर सैलाइन लेगून वाटर के अंदर, लेगून सी के अंदर। ये वो वाटर एरिया दिसो आउट किया हुआ है जहाँ पे जो सैलिनिटी कंडीशन है 5 से ज़्यादा, 5 से कमी होती है। ये वाला जो सी वाटर कहते हैं इसमें 30 से 35% जो परसेंट कह सकते हो पार्ट्स पर 1000 साल्ट परसेंट होगा, और ये वो एरिया है हाइपर सैलाइन लेगून वाटर जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा सॉल्ट एरिया मिलेगा, सॉल्ट सैलिनिटी मिलेगी आपको। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं वाटर के बारे में। अब वाटर के बेसिस पे टॉलरेंट वाटर सैलिनिटी की टॉलरेंस के बेसिस पे एनिमल 2 टाइप्स के होते हैं, यूरोहेलाइंस एंड स्टेनोहेलाइंस, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी, यूरोहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन। यूरोहेलाइन का मतलब क्या होता है? हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, यूरो का मतलब होता है हाई वाइड रेंज, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो काफ़ी ज़्यादा साल्ट एरिया में रहते होंगे, ठीक है, जो ज़्यादा साल्ट एरिया में रहते हैं उनको बोलते हैं यूरोहेलाइन एनिमल्स। एंड स्टेनोहेलाइंस एनिमल्स उनको कहा जाता है जो लो सैलिनिटी वाटर में रहते हैं, या कह सकते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहने वाले एनिमल को बोलते हैं स्टेनोहेलाइंस। ओके, क्लियर। स्टीनो का मतलब ही होता है नैरो, और यूरो का मतलब होता है वाइड रेंज। क्लियर। हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट एरिया, ठीक है। जिसमें कुछ हमने एग्जांपल दिया है, काफ़ी जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो कभी भी समुद्र के अंदर लंबे समय तक नहीं रह पाते। इसी तरह क्योंकि उनके पास ऑस्मोटिक बैलेंसिंग प्रोसेस नहीं कर पाते। ऑस्मोटिक बैलेंसिंग का मतलब होता है सॉल्ट की कंसनट्रेशन की बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको वो बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो सी वाटर में लंबे समय तक नहीं रह पाते। वो क्या करते हैं, उन्हें वाटर से बाहर आना पड़ता है, ठीक है, जंप करते हैं। मछली फिश काफ़ी देखे होंगे आपने, फिश पानी से जंप करती रहती हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। क्लियर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ध्यान रखना, यदि फ्रेश वाटर एनिमल्स या कोई भी एनिमल जो फ्रेश वाटर में रहता है वो सॉल्टी एरिया में चला जाए तो उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो ऑस्मोटिक बैलेंसिंग की आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है लाइट। लाइट की बात करें तो लाइट सबको पता है, प्लांट्स के लिए तो लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि प्लांट विदाउट सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, या प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के अंदर। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। ओके, बट सम एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन द लाइट फॉर देयर बेसिक फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ हमारे पास स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट, हर्ब्स, ये अडेप्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये लो लाइट कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिफरेंट प्लांट है, उसकी बेसिस पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था 11th में,
पीरियोडिज्म में क्या होता है, इसमें प्लांट बेस्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। 3 टाइप के हमने प्लांट इसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट जिसको कम लाइट चाहिए, मिड डे जिसको मीडियम चाहिए, और लॉन्ग डे प्लांट जिसको हाई लाइट चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए। तो उसी के बेसिस पे प्लांट हमारे डिफ्रेंशिएट थे। तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशंस लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट की वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग ही प्लांट क्या होते हैं, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं एक पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। ओके, बात करते हैं, ये हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं, मैनी प्लांट्स डिपेंड करते हैं सनलाइट्स पे, जो मैं भी डिस्कस करता फोटोप्रोडियूस, ठीक है। फोटोप्रोडियूस मीन्स लाइट के बेसिस पे वो फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। विदाउट लाइट वो फ्लावरिंग नहीं करते, ठीक है। इसी तरह पीरियोडिज्म कम्प्लीटली, फोटोसिंथेसिस एंड पीरियोडिज्म कम्प्लीटली डिपेंड करेगी लाइट्स पे प्लांट के अंदर। यदि हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में भी हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, डियोर्नल एनिमल्स और नॉक्टर्नल एनिमल्स। डियोर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, और नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना, डियोर्नल एंड नॉक्टर्नल, ठीक है, 2 तरह के एनिमल होते हैं। डियोर्नल एनिमल्स मैंने बताया था, वो एनिमल्स जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, और नॉक्टर्नल एनिमल हमेशा नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। क्लियर। और यही डे टाइम में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और ऑल द एक्टिविटीज़ वो क्या करते हैं, वो इसी डे टाइम में करते हैं। तो उनका रिप्रोडक्शन टाइम भी और माइग्रेशन टाइम भी डियोर्नल होता है। तो लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और नॉक्टर्नल एनिमल वो अपनी लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ चाहे रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन वो नाइट में करते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। ओके, तो नॉक्टर्नल एंड डियोर्नल एनिमल्स का याद रखना सभी। उसके बाद बात करते हैं, इसमें हमारे पास सन इज़ द इम्पोर्टेंट अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर इन द लैंड्स। क्लियर है, सन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो सन को, क्योंकि लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव टू कम्प्लीटली ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर। यदि हम बात करें ओशियन के डीप की बात करें, ओशियन में यदि हम कितने मीटर तक चले जाएं, 500 मीटर से भी गहराई में चले जाएं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डार्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पहुँच नहीं पाती। क्लियर। क्लियर। इसी की तरह हमारे पास जो सोलर रेडिएशंस है, उसमें काफ़ी सारे रेडिएशंस हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ रेडिएशन हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ये हार्मफुल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स या कह सकते हो कैंसर के भी चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सनलाइट्स हमारे लिए जैसे जैसे हेल्पफुल भी है, तो उसमें कुछ रेडिएशंस ऐसी भी हैं जो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें स्किन प्रॉब्लम्स या कैंसर टाइप की प्रॉब्लम्स कर सकती है। दैट इज़ द बेसिक एबाइटिक फैक्टर्स। तो लाइट के हमने बेनिफिट्स ही पढ़े हैं, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइट में ज़्यादा नहीं, लाइट में आपको यही करना है, लाइट की कितनी इंटेंसिटी लाइट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बात करते हैं सॉइल की। लास्ट एंड फाइनल एबाइटिक फैक्टर्स है सॉइल। सॉइल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, नेचर और इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स इज़ डिफरेंट, ठीक है। सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर प्रोसेस के अकॉर्डिंग, सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉइल होती है वो डिफरेंट होती है, उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, उसका नेचर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। एरिया वाइज सॉइल चेंज होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट अलग होते हैं, वहाँ का वेदर्स अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ पे सेडिमेंटेशन अलग होती है, ओके। एंड सॉइल की डेवलपमेंट भी वहाँ पे अलग होती है। इसी के बेसिस पे जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, सॉइल की इसी डिफरेंसेस के बेसिस पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो भी डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट होती है, ठीक है। सॉइल कंपोजिशंस, ग्रेन साइज, एग्रीगेशंस डिटरमाइन द परकोलेशंस एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्लियर। और इसी सॉइल की डिफरेंट कंपोजिशन के बेसिस पे वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की सभी जगह में अलग अलग होती है। कहाँ पे, कहीं पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है।
उसके पास साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक पीएच हो गया, मिनरल कंपोजिशन होगी, और टोपोग्राफी हो गया। टोपोग्राफी याद रखना, टोपोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं। टोपोग्राफी हमारे पास क्या है, इसमें भी हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम वो सॉइल के अंदर ये डिटरमाइन करते हैं कि उसमें किस तरह का वेजिटेशन है और किस तरह के एनिमल्स उस एरिया में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं उसकी टोपोग्राफी। मतलब उस टाइप की सॉइल में किस तरह के एनिमल ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, किस तरह के प्लांट वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं उसकी टोपोग्राफी। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स हैं पीएच। पीएच इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि पीएच के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ की सॉइल में क्या डिफरेंसेस है, क्या वो एसिडिक सॉइल है, बेसिक सॉइल है, न्यूट्रल सॉइल है। मिनरल कंपोजिशन के बेसिस पे हम सॉइल की बता सकते हैं कि सॉइल के अंदर किस तरह के मिनरल्स हैं और किस तरह के प्लांट्स यहाँ पे बेटर ग्रो करेंगे। ओके। एंड टोपोग्राफी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हैव टू डिटरमाइन द प्लांट्स ग्रोथ एंड द on the basis of which types of animals found in these areas, which type of microorganisms found in these areas, because microorganism is the important biofertilizers। ठीक है। बात करते हैं इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेडिमेंटरी करेक्टर डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथ एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स बोलते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं बेंथिक एनिमल्स। क्लियर। तो सॉइल के अंदर ये ज़्यादा बेसिक चीज़ें हम ही डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉइल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अधिकतर। सॉइल की डिफरेंट लैंड पे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, और सॉइल की डिफ्रेंसिएशन डिपेंड करती है उसकी मिनरल कंपोजिशंस के ऊपर, ध्यान रखना, मिनरल कंपोजिशन के ऊपर, पीएच के ऊपर और टोपोग्राफी के ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करता है एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट। ठीक है। ऑर्गेनिज्म काफ़ी तरह अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। काफ़ी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होमोस्टेसिस करते हैं। होमोस्टेसिस का मतलब होता है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। चाहे वो कोई किसी भी टाइप के फैक्टर्स का यूज़ करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर्स। ठीक है। इसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिनमें 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। रेगुलेट बोलते हैं, कॉन्फॉर्म बोलते हैं, माइग्रेट या सस्पेंड। ठीक है। 4 प्रोसीजर हैं, और ये चारों प्रोसीजर का काम क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। तो चारों प्रोसीजर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो याद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे पास। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स में चारों फैक्टर्स, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। तो एक एक करके हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा फैक्टर आता है रेगुलेट। रेगुलेट होता क्या है? रेगुलेट का मतलब होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपनी होमोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। ठीक है। वो किस तरह करेंगे, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर के मतलब से अपने बिहेवियर को चेंज करके, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उनको बोलते हैं थर्मोरेगुलेटर्स। ठीक है। और जो बॉडी के अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स या रेगुलेशंस। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो मेंटेन करना दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना दैट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है। इस तरह का जो रेगुलेशन पाया जाएगा वो आपको बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अंदर इस तरह की प्रोसेस पाई जाती है, रेगुलेशन प्रोसेस। ठीक है। तो रेगुलेशन प्रोसेस मैमल्स के अंदर भी रेगुलेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने आप की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या तो कुछ, यदि टेम्परेचर्स काफ़ी कम है तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉथ्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। या टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, स्वीट्स रिलीज़ करते हैं, पसीना रिलीज़ करते हैं। पसीने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये भी याद रखना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट इज़ अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स। ठीक है। ये बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज़ यदि ये टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है,
बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं, हम बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं रेगुलेट में कुछ और चीज़ें के बारे में। ठीक है, मैमल्स अपने आप को यदि सर्वाइव करते हैं, रेगुलेशन यदि मैमल्स की बात करें, मैमल्स में पता है कौन आते हैं? मैमल्स में हम ही आते हैं, क्योंकि मैमल्स में वो एनिमल्स आएंगे जिनकी बॉडी पे हेयर होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, और मेमलरी ग्लैंड उनके पास है, दैट इंक्लूडेड मैमल्स। तो मैमल्स की एबिलिटी होती है कि मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। यदि समर एरियाज़ है, समर सीज़न है, तो पता है सभी को कि यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर से जो आउटसाइड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 45-50 तक भी पहुँच जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो मैं पीछे बता चुका हूँ सभी को। समर के एरिया के अंदर हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर के कंपेयर में एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? स्वीटिंग करती है। ठीक है, ठीक है, स्वीटिंग की वजह से वो क्या करते हैं? स्वीटिंग की वजह से जो हमारा बॉडी की जो हीट है वो लॉस होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे विंटर की बात करें तो विंटर में थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि विंटर में हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। और ये हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट प्रोड्यूस करते हैं, और बॉडी टेम्परेचर हम राइजिंग करते हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज़ से हम क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं या हीट गेन करते हैं, जिससे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ओके, तो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट्स थर्मो रेगुलेशन में। हमारे रेगुलेट में हम बॉडी को टेम्परेचर को मैमल्स कैसे रेगुलेट करते हैं? समर में वो क्या करते हैं? स्वीट रिलीज करके, और विंटर में हीट गेन करके। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो थर्मो रेगुलेशन में हम बात कर लेते हैं, ये एनर्जेटिकल एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर स्मॉल एनिमल्स। थर्मल रेगुलेशन एक टाइप के एनर्जेटिकल एक प्रोसीजर है, ज़्यादातर छोटे एनिमल्स में ये होती है। ठीक है, जैसे हुमिंग बर्ड्स हो गई, इस तरह के एनिमल्स में। ठीक है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम। इनके पास सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी छोटे एनिमल्स होते हैं। सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि इनकी बॉडी जो हीट लॉस करती है, बहुत थोड़ा हीट लॉस करती है। और ये अपने चारों तरफ क्या रखते हैं? उनके चारों तरफ ठंड होती है, ठंड रखते हैं, क्योंकि बॉडी इनकी कम हीट लॉस करती है, क्योंकि सरफेस एरिया काफ़ी कम हो गया। सरफेस एरिया जब कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा। और ये क्या करते हैं? उस हीट का यूज़ करते हैं, उस हीट को से बॉडी में एनर्जी जनरेट करते हैं, और उस एनर्जी का यूज़ करके वो काफ़ी ऐसे एरिया में भी रह पाते हैं जहाँ पे काफ़ी माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है। इसलिए कहते हैं जो वेरी स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, आर रेयर इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में रेयर पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये क्या करते हैं? ये एनर्जी का यूज़ करके जनरेट करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं बॉडी को हीट करने के लिए। और याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयर इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में रेयर क्यों पाए जाते हैं स्मॉल एनिमल्स? क्योंकि सिंपल सा रीज़न याद रखना, क्योंकि यहाँ से हमारा आ जाता है, क्योंकि इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है बॉडी वॉल्यूम से, जिसकी वजह से लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट, बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, और इसके वजह से इनके जो चारों तरफ होगा ठंडा एरिया बन जाएगा, काफ़ी ठंड बन जाएगी, जिसकी वजह से दे एक्सपेंड मोर एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट। और बॉडी हीट दोबारा से जनरेट करने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसकी वजह से कम सर्वाइव कर पाते हैं पोलर रीजन में। तो स्मॉल एनिमल्स काफ़ी रेयर पाए जाएंगे पोलर रीजन में। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक हमें पता है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दिए, होमिंग बर्ड्स है, श्रेव हो गया, ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट एनिमल्स हैं। और क्लियर, एरिया कम है, एरिया हीट लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए इनको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी एनर्जी लॉस होता है। बात करते हैं सेकंड फैक्टर, कन्फर्म।
कन्फर्म में क्या होता है, आप सभी को पता है कि 99% जो एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर खुद कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है और जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है वो उनके सराउंडेड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर्स को और अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को अपने सराउंडेड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें, उन्हीं को हम कन्फर्मर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें काफ़ी सारा एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये अपने ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को अपने बॉडी फ्लूइड की के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं, जैसा कि उनके जिस एरिया में, जिस वाटर के अंदर वो रह रहे हैं, यदि वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो क्या करते हैं, उस सॉल्ट को गेन करके अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। इनको बोलते हैं कन्फर्मर। तो याद रखना, कन्फर्मर वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं रखते, ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपनी ऑस्मोटिक टेम्परेचर को भी चेंज कर लेते हैं और अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को भी चेंज कर लेते हैं। इनको बोला जाता है कन्फर्मर, ओके। माइग्रेट, थर्ड हमारा एबायोटिक फैक्टर में रिस्पॉन्स है माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। सभी को पता है कि ये एनिमल्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर इनमें बर्ड्स आती हैं, जैसे इनके जिस हैबिटेट में ये रह रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है। स्ट्रेसफुल का मतलब है यदि ठंड ज़्यादा हो जाती है या गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो ये उस एरिया को छोड़ देते हैं और अपना कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे एरियाज़ में मूव कर जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, अकॉर्डिंग सीजनेबल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अपने आप को अडेप्टिव कंडीशंस लेने के लिए या पाने के लिए कह सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है ड्यूरिंग विंटर में क्या होता है, एक हमारे पास एक नेशनल पार्क है, याद रखना बहुत ज़्यादा, केलिडो नेशनल पार्क है, भरतपुर राजस्थान के अंदर है। इस पार्क के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होस्ट माइग्रेटिव बर्ड्स कमिंग फ्रॉम सिबेरिया, ठीक है। सिबेरिया से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आते हैं, क्योंकि सिबेरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बर्ड्स का क्या होते हैं, ये बर्ड्स वहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जाते हैं, इस नेशनल पार्क के अंदर आ जाते हैं, जो भरतपुर राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस आती हैं, वहाँ पे वो एक्सट्रीम कंडीशन जैसे ही ख़त्म होते हैं तो अगेन ये वापस अपने ही एरिया में चली जाती हैं। तो ये बर्ड्स क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। ये अपना एरिया चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर देयर अडेप्टेशंस, ओके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेशन का, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क जिसके अंदर वो बर्ड्स मूव करती हैं, ठीक है। बात करते हैं सस्पेंड की बात करें, ये हमारे पास अगला रिस्पॉन्स है। सस्पेंड का मतलब सिंपल सा समझो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ना तो माइग्रेट करते वो एनिमल्स, ना ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, ना ही एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो सस्पेंडर प्रोसेस नज़र आता है वो बैक्टीरिया, फंगस और लोअर प्लांट्स के अंदर आता है, क्लियर। ये क्या कहते हैं, ये थिक वाल्ड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। यही थिक वाल्ड जो स्पोर्स होते हैं ये इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने का काम करते हैं, क्लियर। क्योंकि जैसे ही ये बैक्टीरिया या फंगस जैसी एक्सट्रीम कंडीशन आती है, एक्सट्रीम में इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर की स्पोर्स होंगे, उनकी जो वॉल होगी काफ़ी ज़्यादा थिक होगी और ये थिक वॉल उस अनफेवरेबल कंडीशंस को के अंदर इस स्पोर को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। जैसे सूटेबल कंडीशंस आती है ये जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। सूटेबल जैसी कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट कर जाएंगे। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। ये सीड भी काफ़ी प्लांट्स की ऐसी होती है जो स्ट्रेस कंडीशंस में अपने आप को न्यूट्रल कर देती है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या कहते हैं, न्यूट्रल का मतलब है अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको रोक देती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो वहाँ पे जर्मिनेट करके अपना कम्प्लीटली प्लांट प्रोड्यूस कर लेती है, ओके।
तो यहाँ पे जर्मिनेशन अंडर द फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। दो कंडीशंस हमारी नज़र आ रही हैं, एक तो प्लांट्स के अंदर सीड ये रोल प्ले करती हैं, और एक एनिमल्स में हमारे बैक्टीरिया, फंगस और लोअर प्लांट्स के अंदर ये केस नज़र आता है। ओके, तो सस्पेंड का मतलब क्लियर हुआ। सस्पेंडिश का मतलब हुआ जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, ये क्या करते हैं, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं अपने अंदर, या कह सकते हो जो बैक्टीरिया वो डिवीज़न रिप्रोडक्शन चेंज कर लेते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सस्पेंड के कुछ, एक हर्बिनेशंस, एस्टिवेशन और डायोप्सिस। ठीक है। हर्बिनेशन क्या होते हैं, ये बियरिंग विंटर, क्लियर, ये कहाँ किस तरह के एरिया में रहते हैं, विंटर एरिया में रहने वाले हर्बिनेशंस एरिया। एस्टिवेशन ऑफ सम स्नेल्स एंड फिश ड्यूरिंग समर, ये समर में एक्टिव रहने वाले होते हैं, एस्टिवेशन समर में और हर्बिनेशंस विंटर में। डायोप्सिस ये जो स्टेज है इसमें सस्पेंडेड डेवलपमेंट स्टेज है, जो मैनी जो प्लैंक्टन्स इन लेक एंड पॉन्ड में पाया जाता है। ठीक है, डायोप्सिस क्या है, ये वो स्टेज होती है जो डेवलपमेंटल स्टेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायोप्सिस। ये किस में पाई जाएगी, जू प्लैंक्टन्स के अंदर, लेक के अंदर जू प्लैंक्टन्स और पॉन्ड के अंदर ये पाई जाती है। तो ये कुछ हमारे सस्पेंडेड एरियाज हो गए। तो बात करते हैं अडेप्टेशन की। ठीक है, बात करते हैं हम अडेप्टेशन की। तो अडेप्टेशन में हम सबसे बात करते हैं, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अडेप्टेशन मतलब है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ठीक है, सर्वाइव बिहेवियरली कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो वो एबल हो कि वो सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए उस हैबिटेट के अंदर। ठीक, क्लियर। अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ, अपने आप को अडेप्ट करना। अडेप्ट मतलब वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी कर पाए और वहाँ पे सर्वाइव भी कर पाए। ठीक है, वो भी मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली। ठीक है, तीनों फॉर्म में वो क्या कर पाए, अपने आप को सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशंस। ठीक है, मैनी अडेप्टेशंस हैव इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम्स एंड जेनेटिकली फिक्स्ड। कहता है कि काफ़ी ज़्यादा जो अडेप्टेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं इवोल्यूशनरी टाइम के अकॉर्डिंग और जेनेटिकली फिक्स होती है, उनमें एक अडेप्टेशंस आती रहती हैं, या कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर उनकी जो अडेप्टेशन है वो चेंज होती रहती है, ये जेनेटिकली फिक्स होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक टर्म्स मैंने पूछी अडेप्टेशन क्या है, तो अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करना एंड रिप्रोड्यूस करना, दैट इज अडेप्टेशन प्रोसेस। क्लियर। अब बात करते हैं अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन कंगारू रैट के अंदर अडेप्टेशन कैसे होती है। कंगारू रैट मिलता कहाँ है, कंगारू रैट ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट के अंदर। तो डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स की अडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पूछा गया डेजर्ट में जो एनिमल अडेप्ट करते हैं उनके अंदर क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर नहीं होता, वाटर की कमी होती है। तो याद रखना ये क्या करते हैं, इनमें पहली अडेप्टेशन होती है इनके अंदर इंटर फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ये अंदर ही अपनी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज फैट है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे वो वाटर बनाते हैं। ठीक है, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, क्योंकि उस एरिया में वाटर का कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता। इसी वजह से काफ़ी लंबे समय तक डेजर्ट एरिया में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ध्यान समझो, ठीक है ना। पहला डेजर्ट एरिया में एनिमल्स को सर्वाइव करने की कैपेसिटी का रीज़न क्या है, क्योंकि वो क्या करते हैं फैट को ऑक्सीडेशन करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं और वाटर का यूज़ करके वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरी एबिलिटी उनके पास ये होती है, ये जो यूरिन का सीक्रेशन होता है ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो ये वाटर रिलीज़ करेंगे उस वाटर में मिनिमम अमाउंट यूरिन के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम से कम रिलीज़ करेंगे, या कम से जो रिलीज़ करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। ओके, जिससे ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं होगा और ये लंबे समय तक डेजर्ट एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो हम एडेप्टेशन की बात करें, दो इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन है
डेजर्ट एरिया में अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स की। पहला तो ये फैट ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये जो एक्सक्रीशंस की एबिलिटी है ये कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं जिससे कम से कम वाटर लॉस होगा और लंबे समय तक डेजर्ट एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की। प्लांट डेजर्ट एरिया में किस तरह रह पाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, उनके पास जो क्यूटिकल लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है लीफ के ऊपर। क्लियर, क्यूटिकल लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक होगी जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, उसके पास सनकाइन स्टोमेटा होता है, और सनकाइन स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करता है। ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस प्लांट के अंदर होता है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से कम वाटर का लॉस कम करेंगे, वाटर बॉडी के अंदर इस प्लांट स्टोर रहेगा, और जिसकी वजह से डेजर्ट एरिया में काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। इनके पास CAM जो पाथवे है, फोटोसिंथेटिक पाथवे, ये जो पाथवे है ना, ये क्या काम करता है, ये अपोजिट प्रोसेस करता है। डे टाइम में स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। CAM पाथवे का काम क्या होता है, ये जो पाथवे है कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि ओपनिंग स्टोमेटा की डे टाइम में होती है, क्लोजिंग नाइट टाइम में होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो स्टोमेटा है इस पाथवे के थ्रू, ये पाथवे उन्हीं प्लांट के अंदर पाया जाता है जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही एवोपरेशन होता है, लॉस ट्रांसपायरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, वो स्टॉप हो जाएगा। अगली जो इनके अडेप्टेशंस है, जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट है, ओपियंटा की बात करें, इनके पास लीफ नहीं होती, और जब लीफ नहीं होंगी, क्योंकि इनकी जो लीफ होती है अडेप्टेशन के पूरी, इनकी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और लीफ नहीं होंगी तो लीफ जो वाटर का लॉस नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस नहीं होगी, वाटर लॉस कम होगा, और जिसकी वजह से डेजर्ट एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। तो ये दैट इज़ द बेसिक पॉइंट्स टू अडेप्टेशन ऑफ प्लांट इन डेजर्ट एरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्लियर, बात करते हैं मैमल्स। मैमल्स अपने आप को मैमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, तो अडेप्टेशन इन मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट एरिया में, हम बात करें मैमल्स का अडेप्टेशन कोल्ड क्लाइमेट एरिया में, जो कोल्ड क्लाइमेट एरिया में हमने पता है कि एक एलन रूल पढ़ा था। एलन रूल का मतलब होता है कि जो ठंडे एरिया में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी जो ईयर्स हैं और लिम्स है काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ हीट बहुत कम होता है उनकी बॉडी से, ठीक है। क्लियर, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द एलन रूल। एलन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अकॉर्डिंग जो मैमल्स कोल्डर एरिया में रहते हैं उनके ईयर्स और लिम्स काफ़ी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी लॉस, हीट लॉस बॉडी से बहुत कम होगा, और जिसकी वजह से वो भी कोल्ड क्लाइमेट एरिया में रह पाते हैं। एक्वेटिक मैमल्स की बात करें, जैसे सील हो गया, इनकी जो फैट की लेयर होती है बहुत काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिसको हम बोलते हैं फैट की, उसको बोलते हैं ब्लूबर कहते हैं, जो थिक की बहुत मोटी स्किन पे कवरिंग होती है फैट की, ठीक है। ये क्या काम करती है, एज ए इंसुलेटर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से हीट लॉस नहीं होने देती बॉडी से, ठीक है। फैट के अंदर काफ़ी थिक लेयर होगी फैट की, ये क्या काम करेगी, ये बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये भी क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हीट बनी रहती है, और ये लंबे समय तक एक्वेटिक और कोल्ड क्लाइमेट एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मैमल्स या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जो एनिमल्स काफ़ी पोलर रीजन में अपने आप को सर्वाइव करने वाले एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा हैं, एक एलन रूल के अकॉर्डिंग, और एक हमारी इनकी स्किन फैट से ज़्यादा कवर होती है। ओके, बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशंस की बात करें। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन की बात करें तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिया। आर्चोबैक्टीरिया हमने पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन के टाइम। आर्चोबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग के अंदर, डीप सा, हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है, सब जगह मिलते हैं। आर्चोबैक्टीरिया मैंने बोला हार्श कंडीशन में मिलने वाले बैक्टीरियाज होते हैं आर्चोबैक्टीरिया, जो हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, साल्ट एरिया में मिलेंगे, और मैथनोजन एरिया में मिलेंगे। ये ऐसे एरिया में अपने आप को सर्वाइव करते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ हैं
जो अंटार्कटिका वाटर में रह पाती हैं, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, ठीक है। और इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इन्वर्टिब्रेट हैं, फिशेस हैं, जो ओशियन में काफ़ी गहराई में मिलेंगे, डेप्थ में मिलेंगे, जहाँ पे प्रेशर 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी अडेप्ट कर पाते हैं एनिमल्स, क्लियर। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पे हम सुनी। आर्चोबैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ फिशेस हैं जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रह पाते हैं, और कुछ और फिशेस हैं जो ओशियन में इतने गहराई में रहती हैं जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 100 टाइम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से 100 टाइम ग्रेटर होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो अब इनके अंदर अडेप्टेशन की बात करें या कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे 3500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या अलग ना, यदि कोई भी ह्यूमंस यदि हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसको एक प्रॉब्लम नजर आती है जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ एल्टीट्यूड सिकनेस, पूछा गया कई बार। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, सिकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे न्यूज़ा, हार्ट पल्पिटेशंस हो गया या फटीग हो गई, ये कुछ हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है। ये आनी क्यों स्टार्ट होती है, इसका रीज़न है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हम ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ऑक्सीजन गेटिंग कैपेसिटी भी हमारी घट जाती है, क्लियर। ऑक्सीजन गेटिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हम एक्यूमुलेट करते हैं जिस सिचुएशन में, इससे एक्यूमुलेट करने के लिए, इससे प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के हमारी बॉडी वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है। बॉडी कंपनसेट लॉस और टू एबिलिटी बाय इंक्रीज आरबीसीज एंड ब्रीथिंग रेट, ठीक है। जैसे उसे लगता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्वांटिटी कम जा रही है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन एबिलिटी है, एक तो आरबीसीज बहुत ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देगी, और ब्रीथिंग कैपेसिटी, ब्रीथिंग सांस लेना हम तेज़ी से कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। बाइंडिंग कैपेसिटी उससे क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। हेमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाती है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, घट जाएगी। या हम सिंपल वे से ये समझे कि एल्टीट्यूड सिकनेस का वजह क्या है, हाई वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पाती ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है। लेकिन हमारी बॉडी इसको रिकवर करने के लिए क्या करती है, आरबीसीज प्रोडक्शन बढ़ा देती है। आरबीसीज प्रोडक्शन बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ओके। एक है बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को बिहेवियरली चेंज कर देना। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, जैसे डेजर्ट लिजार्ड हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ही हमारे सन के टाइम, ये जैसे सन निकलता है तो ये क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जब उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी मूव कर जाते हैं वो सैड एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो उसकी वजह से कहाँ चले जाते हैं, वो सैडी एरिया में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और वहाँ पे वो टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज अप कर देते हैं। टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब करके सीधा एरिया में जाके वहाँ का टेम्परेचर को नॉर्मल कर देते हैं। इस तरह सम स्पीसीज़ सॉइल के अंदर छुपी रहती है, ठीक है। ग्राउंड हीट, वो ग्राउंड से हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर चले जाएंगे और सॉइल से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते रहते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देते रहते हैं। ये इनकी बिहेवियरल एडेप्टेशन है, क्लियर। इसको बोलते हैं इसकी बिहेवियरल एडेप्टेशन प्रोसेस, जो एनिमल के अंदर नज़र आती है, क्लियर। तो ये हमारे लास्ट एडेप्टेशन थी, बिहेवियरल एडेप्टेशंस। तो हमारा जो टॉपिक है आज एडेप्टेशंस विथ, ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हो चुका है। तो इकोलॉजी को हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे इसमें, मैक्सिमम
10 लेक्चरों में मैं कंप्लीट इकोलॉजी को कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसको हम जल्दी ही अगले पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस तरह के बेस्ट से बेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरा काम है आपको कंप्लीट बायोलॉजी तैयार कराना। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।